जरूर अभी आज राहुल गांधी ने शब्द क्रिपल्ड का इस्तेमाल कर लिया और सतीश जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन क्या सच में ये जो तीसरी अभी एनडीए गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी का तीसरा टर्म है, क्योंकि ये एक परिवर्तन 10 साल बाद आया है, 10 साल बाद दिख रहा है और बिल्कुल अभी सरकार की शुरुआत हुई है, तो क्या ऐसा मान लेना कि सब बहुत कुछ चेंज हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया? क्योंकि अभी भी एक वो पार्टी है जो बहुमत से तो नीचे है लेकिन 240 सीटों पे खड़ी है, नेता उसके वही हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट उसकी वही है, सब कुछ लगभग पहले जैसा ही है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष हमको पहले के मुकाबले मजबूत होता दिख रहा है, तो सच में कितना बदला है? देखिए, ये चुनाव ऐसा था जिसमें ज्यादातर पक्ष के लिए, इसमें संतोष के लिए और आनंद के लिए इसके पहलू निहित है। आप देखेंगे तो 2-3 आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आरजेडी को छोड़ दीजिए, ऐसे 1-2 को निकाल दीजिए तो सबको लगता है कि हमारी सफलता मिल गई है। और जब आप काफी नीचे होते हैं तो थोड़ी सफलता भी लगती है बहुत बड़ी है। अभी भी मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर, यह बात सही है कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी, उनको कमजोर किया, उनको बहुमत से पीछे धकेला, सफल हो गया हो, ये इस अंकगणित का निष्कर्ष नहीं है। विपक्ष की सफलता तब मानी जाती जब उनकी सरकार गठित हो जाती, तो वो हुआ नहीं। इसके बाद अगर प्रसन्नता है कि चलो अगले चुनाव में हम कर लेंगे, तो उसके बाद तो उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जो दूसरी स्थिति है, जो अभी कहा गया है कि ये सरकार तो कमजोर है, ये सरकार क्रिपल्ड है, लेकिन अगर यही सरकार विपक्ष की बनती तो वो क्रिपल्ड की जगह क्या होती हो? कम से कम ये जो सरकार है इसमें एक बड़ी पार्टी है और बाकी छोटी पार्टियां हैं। अगर विपक्ष की जो INDIA है, इसमें कौन सी पार्टी नेतृत्व करती, नेता कौन होता, उसको स्वीकार कौन करता? कम से कम इतना तो हमने देखा है कि सरकार के चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किसी भी साथी ने नेतृत्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया, अभी तक कोई प्रश्न नहीं उठाया है, बल्कि एनडीए की मीटिंग में नेतृत्व नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई और यह कहा गया कि वो देश को आगे ले जाएंगे, हम उनके साथ है। क्या हम मानते हैं कि इसी प्रकार की आवाज अगर विपक्ष की सरकार बनती या आज भी उसमें से कोई एक नेता चुनने की कोशिश हो संपूर्ण विपक्ष की, तो यही आवाज निकलेगी? अगर नहीं निकलेगी तो यह बताता है कि यह स्थिति तस्वीर कैसी है। जो सतीश जी कह रहे थे, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो इस देश में शायद बहुमत की एक पार्टी की सरकार होगी, वो इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, तो मैं इससे सहमत नहीं होता है। वो भी देश के हर क्षेत्र के वोट से ही चुन के आते हैं, वो जनता के ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहीं अपने आप नहीं हो जाते हैं। विपक्ष को जनता अगर वोट नहीं देगी तो विपक्ष सशक्त नहीं होगा। तो जब संपूर्ण देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सशक्त और बहुमत प्राप्त सरकार, वो कैसे इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा कि संघवाद का प्रतीक नहीं हो सकता है कि एक गठबंधन ही चलेगा? तो इसीलिए जो इस समय का विश्लेषण है वो बहुत जल्दीबाजी का विश्लेषण है कि देश वहां लौट गया। अभी देखने की जरूरत होगी कि देश कहां लौटा है। अब जैसे सतीश जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो जहां जहां उसका भाजपा से टकराव है सीधा, क्या वहां कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को एक सीमा से ज्यादा कमजोर किया है? इस चुनाव में 3 पार्टियां जो हैं उनकी सफलता है, अद्भुत सफलता है। समाजवादी पार्टी की है उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सफलता दोबारा सफलता आप कह सकते हैं कि वो तमिलनाडु में है। लेकिन कांग्रेस की जहां है, एक हरियाणा में बराबरी को छोड़ दीजिए तो न तो आप राजस्थान में सीधी लड़ाई है, आप बीजेपी को एकदम पीछे कर सके हैं, न कर्नाटक में कर सके हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब में तो आपने भाजपा को अभी कमजोर किया ही नहीं है, आप स्वयं ही कमजोर हो गए हैं। तो इसीलिए अभी इसको इतना बड़ा बना देना कि बिल्कुल विपक्ष का बिल्कुल इतने प्रयास के बावजूद विपक्ष को किस प्रकार के वोट मिले थे। सबसे जरूरी है कि किसी भी गठबंधन के बेहतर भविष्य के लिए जब आप जो तथ्य हैं उनको ठीक से अपने सामने रखेंगे, जब आप विश्लेषण करके मानेंगे कि हमारी विजय क्यों हुई है, जनता से हमारी अपेक्षाएं कहीं
नहीं तभी है। अभी तो वही बातें की जा रही है चुनाव के बाद है। एक उसमें केवल नई बातें जोड़ी गई है कि ये सरकार तो गठबंधन की है, मोदी जी कमजोर हो गए हैं, ये कैसे चलेगी हम देखते हैं। तो मतदाता ये भी देख रहा है कि दूसरी ओर होती तो क्या देखा जाता। विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, अगर सरकार कमजोर है तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख मंत्रालय है वो आज भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुमत की सरकार में थी। न तो उसमें रक्षा मंत्रालय बदला है, न गृह मंत्रालय बदला है, न उसमें वित्त मंत्रालय बदला है, यहां तक कि उसमें शिक्षा मंत्री भी नहीं बदले हैं। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शिक्षा में बीजेपी व्यापक बदलाव कर रही है और किसी भी आवाज नहीं उठाया है। तो इसलिए उसमें तो मुझे लग रहा है कि 11 विपक्ष के मंत्रियों को शामिल कर, 11 घटक दलों के मंत्री को शामिल करना कोई सरकार के कमजोर होना और उसको सरेंडर कर देना, दबाव में आना, यह तो नहीं दिखाई दे रहा है। भविष्य में क्या होगा कहना कठिन है। जहां तक विपक्ष का है, देखिए चुनाव परिणाम के बाद अभी तक विपक्ष ने बैठ करके एक एजेंडा देश के सामने, एक अपना मूल्यांकन कि हम क्यों जीते हैं, किस आधार पर हम आगे काम करेंगे अगले 5 साल तक, वो अभी तक सामने नहीं रखा। हमारे पास अभी विपक्ष के नेता तक का भी हमारे पास ये नाम नहीं आया है। तो इसलिए इस तरह से मूल्यांकन हम कर देंगे। इस समय की परिस्थिति यह है कि विपक्ष संसद के अंदर तो सरकार के विरुद्ध एक रहेगा, मुझे इसमें कहीं डाउट नहीं है, सबको बीजेपी का विरोध करना है। अगर बहिर्गमन होता है, किसी बहिष्कार होता है, वो भी रहेगा। लेकिन राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र को 2-3 राज्यों को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए और थोड़ा बिहार को छोड़ दीजिए, तो विपक्ष के एकजुटता की संभावना अन्य राज्यों में उस प्रकार से नहीं है जैसे इस समय दिख रही है। जो पार्टियां, समाजवादी पार्टी में आवाज उठ रही है कि अरे जीते हम, कांग्रेस जीती हमारे कारण, सब जगह राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये स्थितियां आगे, जब आप आइडियोलॉजी सामने नहीं रखते हैं, कोई बड़ा विचार सामने नहीं रखते हैं, तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा वो आगे हो जाती है और वो आईएनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इससे निपटना। और मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता हूं कि इस देश में कोई धार्मिक उन्माद की सरकार थी या बीजेपी कोई धार्मिक उन्माद फैला रही थी और उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ। मैं अंत कर रहा हूं। बीजेपी, ये जो विपक्ष को जो वोट मिला है उसमें एक वोट तो जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार के विरुद्ध जनता के अंदर अनेक शिकायतें रही होंगी, उनका वोट है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। दूसरा वोट जो है, जो विपक्षी एकता कहीं कहीं दिखी है, उसरा है। तीसरा वोट जो है इस बार मुस्लिम कंप्लीट रूप से यूनाइट होकर के कि जहां भी जो भाजपा को हराए उसको मत देना है। लेकिन चौथा और जो सबसे बड़ा मत है वो झूठ का मत है। वो झूठ कितने दिन रहेगा कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का खत्म कर देगी। तो ये जो झूठ था, ये सब जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं था। तो ये जो झूठ था ये आगे कैसे चलेगा, ये बीजेपी पर अवधेश जी, ये झूठ कहां से निकला? ये झूठ क्या विपक्ष ने फैलाया? ये नरेशन भी तो कहीं और से निकले थे। बारे में कहना कठिन है। ये नरेशन भी तो, खैर इस पे चर्चा मैं आगे लेके आऊंगा क्योंकि ये बात भी तो बीजेपी के नेताओं ने कही। ये बात भी बीजेपी के नहीं बीजेपी के 1-2 नेता ने कही, लेकिन इस देश में, हाँ, पर वो बात बाद में भारी पड़ गई कि बीजेपी के कई लोगों को की शुरुआत उसकी सफाई देनी पड़ गई। और अब तो शिंदे साहब आज बोल रहे हैं कि वो 400 हम पे भारी पड़ गया और एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं कि लोगों को लगा कि अगर 400 आ गया तो संविधान तो, खैर एनीवेज। सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? INDIA में आ गए। हाँ जी, देखिए क्या है, अवधेश जी जैसे लोग ऐसे हैं, इन लोग का भी हाथ है मोदी जी को डुबाने में। मेरे बगले में बैठे हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं, अरे भाई, हम जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां रही है, उसका पॉइंट आउट करिए ना। काहे के लिए विपक्ष में अभी भी गोला दाग रहे? वो तो बेचारे चारों तरफ से गोले से ही दगते आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आप समझिए, ये एक तरफा चुनाव था। 400 पार, संसाधन उनके, नेता उनके, 500 हेलीकॉप्टर उनके। इधर क्या था भाई, क्या था ये? तो ये भी नहीं कह सकते। बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर ले स्वीकार, मैं जोर से बोल रहा हूं, उनके हित में बोल रहा हूं, कि एक व्यक्ति नहीं, एक आइडियोलॉजी नहीं, कोएलिशन है, ये देश ही कोएलिशन है, और जो व्यापक देश का एजेंडा है, मुद्दा है, उसको आत्मसात करे और उसको प्रायोगिक रूप से उसको प्रैक्टिकली लागू करे, तो उनके हित में है।
और मुझे देखने में आएगा कि जिस तरह से कैबिनेट के पहले 2 डिसीजन रहे हैं वो इस बात को कोर्स करेक्शन जैसा दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से संविधान के बड़े किताब के ऊपर जो प्रणाम वरनाम किया है, मैं समझता हूं ये संकेत है। भाजपा जिस मुद्दे पर चली थी वो उतना उनको सफलता नहीं मिला है। क्या है दिक्कत? मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है। क्या बोले हैं मोहन भागवत? वो कोर्स करेक्शन की बात कह रहे हैं। तो क्या इसमें दिक्कत है भाई? जो दिक्कत है उसको देखो ना। विपक्ष वाले तो उड़े हुए हैं, बेकार हैं, लेकिन वो खड़े कर दिए, जनता ने खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? क्या उनका पॉजिटिव एजेंडा था? मे बी नॉट, मे बी यस, लेकिन आपके खिलाफ तो वोट जरूरी पड़ा है। जी ठीक है, चलिए तो ये